हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय वायुसेना में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कुल 10 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है इसे किसने निर्मित किया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो विमानों, हेलीकॉप्टर और इंजनों तथा संबंधित प्रणाली जैसे कि उड्डयनिकी उपकरणों और उपसाधनों का विकास, साथ ही निर्माण, मरम्मत और पुनर्कल्पन करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है, तो यह आर माधवन है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि भारतीय वायुसेना में कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं, तो 10। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसकी घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है स्वांते पाबो। दोस्तों, हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। 2022 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वह स्वांते पाबो को विकास पर शोध के लिए देने की घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन्होंने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो यह स्वांते पाबो को मिला है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार 2020 से मेडिसिन के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया था, तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है हार्वे जॉल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, जो कि दोस्तों इन्हें हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए चिकित्सा में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि नोबेल पुरस्कार 2021 में चिकित्सा में किसे दिया गया था, तो नाम याद रखना दोस्तों, डेविड जूलियस। नाम याद रखना दोस्तों, डेविड जूलियस। और एक है दोस्तों अर्डेम पटापाउटलिन। याद रखना दोस्तों, अर्डेम पटापाउटलिन। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो स्वांते पाबो को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है इस रिपोर्ट के अनुसार देश का जो सबसे स्वच्छ राज्य है वह घोषित किया है मध्य प्रदेश राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में दोस्तों इंदौर लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, जबकि इसमें सूरत दूसरे स्थान पर, वहीं नवी मुंबई दोस्तों तीसरे स्थान पर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य बना है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य रहा है, जबकि झारखंड और उत्तराखंड क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। और साथ ही सबसे स्वच्छ जो शहर है दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश का है, कौन सा है, तो यह इंदौर है। और इंदौर लगातार दोस्तों 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वह कब की गई थी, तो डेट याद रखना दोस्तों 2 अक्टूबर
याद रखना 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, याद रखना दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसकी घोषणा कर दी गई है और इस पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनके नाम है दोस्तों एलन एस्पेक्ट, वहीं दूसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर और तीसरा नाम है दोस्तों एंटोन जिलिंगर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। मतलब भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये तीनों है जिन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को उलझे हुए फोटोनों के साथ प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांट सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलन एस्पेक्ट फ्रांस से संबंध रखते हैं, वहीं जॉन एफ क्लोजर अमेरिका से और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं। तो यह 3 वैज्ञानिक है दोस्तों जिन्हें भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ के जो नए डायरेक्टर जनरल है वह कौन बन गए हैं तो यह सुजाय लाल थाउसेन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुजाय लाल थाउसेन। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दोस्तों जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ की अगर स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को की गई थी। दोस्तों सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वह भी याद रखना, सेवा और वफादारी है। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं तो यह सुजाय लाल थाउसेन बन गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सीआरपीएफ से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सुजाय लाल थाउसेन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 2022 के अगर हम थीम की बात करें तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। इस वर्ष की विश्व शिक्षक दिवस की थीम याद रखना दोस्तों क्या है तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद द टीचर्स। याद रखना द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन्स विद द टीचर्स। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि पहली बार विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया था तो पहली बार दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 1994 में विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों भारत में तो भारत में 1962 से ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखना दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है मुमताज खान को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मुमताज खान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 में लाल रेमसियामी और 2020-21 में शर्मिला देवी को महिला राइजिंग स्टार के रूप में चुना गया था। और अब इसके बाद दोस्तों मुमताज खान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह तीसरी भारतीय महिला भी है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें पुरुष वर्ग में विवेक सागर प्रसाद को जो कि मध्य प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। इन्हें 2019 और 2020-21
दोनों में यह सम्मान इन्होंने जीता है। याद रखना दोस्तों, विवेक सागर का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश के इटारसी से है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, मुमताज खान, जिन्हें FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया है BD मिश्रा जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है BD मिश्रा जी। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। मेघालय के राज्यपाल दोस्तों सत्यपाल मलिक का जो कार्यकाल है वह 3 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया है। साथ दोस्तों मेघालय राज्य का जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वह किसे दिया गया है, BD मिश्रा जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, BD मिश्रा जी। यहाँ पे हम दोस्तों मेघालय राज्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेघालय की जो राजधानी है वह याद रखना क्या है, शिलोंग है। साथ ही यहाँ पे बता दूं दोस्तों मैं आपको कि वर्तमान में जो मेघालय के राज्यपाल थे वह कौन थे, सत्यपाल मलिक, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब मेघालय के राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों, BD मिश्रा हो जाएंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम याद रखना दोस्तों कॉनराड संगमा है। याद रखना मेघालय के जो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह कॉनराड संगमा है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं BD मिश्रा जी की, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह दोस्तों पेमा खांडू है। याद रखना अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है दोस्तों, तो यह पेमा खांडू जी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत में जो नए उपचुनाव आयुक्त है, मतलब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है अजय भादु को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अजय भादु। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह 24 जुलाई 2024 तक रहने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया है। याद रखना दोस्तों, चुनाव आयोग से संबंधित संविधान में जो आर्टिकल है वह कौन सा है, 324 है। इलेक्शन कमीशन से याद रखना जो संबंधित आर्टिकल है वह कौन सा है, 324 है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा साथ ही विधान परिषद के चुनाव आयोजित करता है। वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो नाम याद रखना दोस्तों राजीव कुमार है। राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। और यह कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है, अजय भादु को। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना की वर्षगांठ को भारतीय वायुसेना के दिवस में मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल 2022 में 90वां भारतीय वायुसेना दिवस समारोह मनाया गया है। भारतीय वायुसेना की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। याद रखना जो भारतीय वायुसेना है इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्तों, मोटो, वह क्या है, तो टच द स्काई विद ग्लोरी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो यह विवेक राम चौधरी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। और आप देख सकते हो दोस्तों यह है भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष
भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वहीं पे दोस्तों याद रखना 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नासा मिशन में अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला है उनका नाम है निकोल मान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो यह है दोस्तों निकोल मान। मैं आपको बता दूं दोस्तों निकोल मान ने 5 अक्टूबर को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। निकोल मान ने क्रू 5 नामक मिशन में भाग लिया है, जिसको दोस्तों स्पेस एक्स के दौरान फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1 निकोल मान, जिन्हें नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली मूल अमेरिकी महिला है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नासा की, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो नासा की जो स्थापना है वह 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो नासा के अध्यक्ष कौन है, तो यह बिल नेल्सन है। यह भी आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों नासा से जो याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों ये जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना है, इसे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है। दोस्तों यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है गौठाना। तो गौठाना का जो अर्थ है वह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ मवेशियों को रखा जाता है, साथ ही मुफ्त चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना दोस्तों गौठाना का जो अर्थ है वह क्या होता है, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है, साथ ही मुफ्त चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वह क्या है, तो यह रायपुर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह दोस्तों भूपेश बघेल जी है। याद रखें कौन है, तो यह भूपेश बघेल जी है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में जो गवर्नर है वह कौन है, तो यह अनसुईया उइके है। यह भी आपको याद रखना है, कौन है, तो यह अनसुईया उइके है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इसमें दोस्तों 2 संस्थान और 1 व्यक्ति को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों 2 संस्थान कौन कौन सी है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो एक है मेमोरियल, दूसरी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और साथ ही वह व्यक्ति है दोस्तों आलिस बिलियात्सके। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आलिस बिलियात्सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 के नोबेल का जो शांति पुरस्कार है इसमें 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। उनके नाम क्या है, तो पहला नाम है दोस्तों एलेस ब्यालातस्की, जो कि बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता है। साथ ही दोस्तों 2 संस्थान है, कौन सी, एक है मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, दूसरा है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानव अधिकार संगठन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। यह एक नोट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों कि शांति के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया है, 2 संस्थान जिनके नाम याद रखना मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज आलिस बिलियात्सके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो दोस्तों FIH का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह चुना है हरमनप्रीत सिंह को।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 का पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि डच खिलाड़ी जो फेलिस अल्बर्स है, इन्हें वर्ष 2021-22 की महिला FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। पुरुष में याद रखना दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को, वहीं महिला में फेलिस अल्बर्स को, जो कि याद रखना डच खिलाड़ी है। साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम बात करें कि FIH महिला राइजिंग प्लेयर किसे नॉमिनेट किया गया था, तो मुमताज खान को। और साथ ही आपको याद रखना कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दोस्तों दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में नामित किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि FIH का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह किसे चुना गया दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह को। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि FIH का जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है वह दोस्तों किसे चुना गया था, डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 हरमनप्रीत सिंह। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, जिसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIH मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी, डेट याद रखना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष दोस्तों याद रखना सैफ अहमद है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके CEO कौन है, तो यह थियरी टेल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी 5वीं सभा की मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA की 5वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ISA के सभी 109 सदस्य में उनके मंत्री, मिशन प्रतिनिधि शामिल होंगे। और भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, RK सिंह, जो कि एक केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। यह इनकी अध्यक्षता करने वाले हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह 30 नवंबर, याद रखना डेट दोस्तों 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है, तो यह अजय माथुर जी है। याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर 2015 को, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, और महानिदेशक कौन है, तो यह अजय माथुर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य का जो मोढेरा गांव है, इसे देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला गांव घोषित किया है। यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज हुआ है, मतलब BESS का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। यह जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यह क्या करेगा दोस्तों, दिन के समय यह ऊर्जा को संचित करेगा। जब रात होगी तो सूर्य की अनुपस्थिति रहेगी, उस समय दोस्तों ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यह क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोढेरा गांव में स्थित है सूर्य मंदिर, और जिसका निर्माण चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से एनी एर्नॉक्स को सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एनी एर्नॉक्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थान
स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एनी एर्नॉक्स है यह 82 वर्ष का एक लेखिका है और यह अब तक दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 16वीं फ्रांसीसी लेखक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एनी एर्नॉक्स ने करीब अभी तक 40 किताबें लिखी हैं। तो याद क्या रखना है यहाँ पे दोस्तों कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो एनी एर्नॉक्स को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपने देख लिया दोस्तों ये है एनी एर्नॉक्स। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ पे हम बात करें 2022 की थीम क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य और सभी के कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए रखना है। याद रखना 2022 की थीम क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य और सभी के कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए रखना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WHO के एक अनुमान के अनुसार लगभग 7.5% भारतीय किसी ना किसी मानसिक विकार से पीड़ित रहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि WHO की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग भारतीय 7.5% किसी ना किसी मानसिक विकार से पीड़ित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में इससे सम्मानित किया जाएगा बेन बेनॉर्क, फिलिप डिविग और साथ ही डगलस डायमंड को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों याद रखना कि उपयुक्त तीनों को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं के नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए। तो हाल ही में दोस्तों 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। ये विजेता दोस्तों कौन कौन है, इनके नाम मैंने आपको बता दिए। याद रखना बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेबिंग है। यह पुरस्कार दोस्तों बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध के लिए इन्हें दिया जा रहा है। याद रखना यह पुरस्कार इन्हें किस कारण से दिया जा रहा है, तो बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध के लिए इन्हें दिया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 से की गई थी कि अन्य नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है वह 1901 से। तो याद रखना नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है वह कब से की गई थी, 1969 से। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी जिन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, यह कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी एक राजनेता थे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों यह है मुलायम सिंह यादव जी। तो दोस्तों समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में हुआ था। दोस्तों 1989 में यह यूपी के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। यह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही याद रखना दोस्तों यह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो याद क्या रखना है यहाँ पे आपको कि 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वह किससे है, तो यह राजनेता से है। याद रखना करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और साथ ही दोस्तों इन्हें नेता के नाम से भी जाना जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी है और वहीं के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महाकाल लोक कॉरिडोर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का जो शुभारंभ है वह किया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गलियारा मतलब कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। दोस्तों, महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना की जो लागत है वह 856 करोड़ रुपए थी। महाकाल लोक 900 मीटर से अधिक लंबा एक गलियारा है और यह भारत में सबसे बड़े ऐसे गलियारे में से एक है, यह आपको याद रखना है। कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस यू ललित ने अपना जो उत्तराधिकारी है वह नामित किया है DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है DY चंद्रचूड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। हाल ही में जस्टिस इसके मुताबिक दोस्तों CJI यू ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI ललित का जो कार्यकाल है वह 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के 50वें CJI पद की शपथ लेने वाले हैं। इनका जो कार्यकाल है वह 2 साल का होगा और यह कार्यकाल दोस्तों 10 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। मतलब यह अपने पद से कब सेवानिवृत्त हो गए? 10 नवंबर 2024 तक। तो याद रखना दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया है? DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों, हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उद्देश्य की, तो यह क्या है? तो लिंग आधारित भेदभाव और लड़कियां द्वारा सामना की जाने वाली असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या है, तो यह आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, यह इस वर्ष की थीम है। याद रखना क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, यह इस वर्ष की थीम है। हमारे अधिकार, हमारा भविष्य ही इस वर्ष की थीम है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। याद रखना पहली बार कब मनाया था? 11 अक्टूबर 2012 को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वहीं पे राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों याद रखना 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण डेट है जो आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। साथ ही याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जापान ओपन टेनिस चैंपियन पुरुष एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जापान ओपन टेनिस चैंपियन है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है टेलर फ्रिट्ज ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये दोस्तों टेलर फ्रिट्ज जिन्होंने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रिट्ज जापान ओपन का खिताब जीतने वाले 10वें अमेरिकी है, यह आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं टेनिस चैंपियनशिप की। तो टेनिस चैंपियनशिप में हम दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं पुरुष एकल की। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है वह जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। वहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन का जो खिताब है वह भी राफेल नडाल ने जीता है। याद रखना फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। साथ ही मैं आपको बता दूं कि विंबलडन ओपन का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविच ने जीता था।
याद रखना दोस्तों, विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका ओपन मतलब यूएस ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है दोस्तों? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह भी आपको याद रखना है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य के जो चीफ जस्टिस है वह नियुक्त किया गया है प्रसन्ना बी वर्ले को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर साथ ही दोस्तों लद्दाख में उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की है। यहाँ पे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की। तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी थे। याद रखना कि प्रसन्ना बी वर्ले पहले कौन थे? तो यह बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, प्रसन्ना बी वर्ले, जो कि कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है? तो यह बैंगलोर है। याद रखना, कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वह क्या है? तो यह बैंगलोर है। साथ ही यहाँ पे बात करें दोस्तों कि कर्नाटक की जो लोकसभा सीट है वह 28, राज्यसभा सीट दोस्तों 12 और विधानसभा सीट 225 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य में विधान परिषद भी है, जिसकी सीट की जो संख्या है दोस्तों वह 75 मतलब 75 है। यहाँ से 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन है इसे आयोजित किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने बुकर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सेहान करुणातिलका। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने दोस्तों उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। दोस्तों करुणातिलका को यह पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा किताब के लिए दिया गया है। याद रखना, इन्हें यह पुरस्कार इनकी एक किताब है दोस्तों, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा किताब के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणातिलका ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और इनका जो संबंध है दोस्तों वह किस देश से है? तो यह श्रीलंका से है, यह आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों ये जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह बना है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को दोस्तों भोपाल में उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले MBBS के पहले वर्ष के 3 विषयों को हिंदी माध्यम में किया जाएगा। दोस्तों वह विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है? दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है 2022 में वह 107 रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहली बार 2006 में जारी किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल 121 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो यह 107 मतलब 107 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2021 में भारत की जो रैंक है दोस्तों वह 116 देशों में 101 थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 107वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। साथ ही यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की। दोस्तों इसमें भारत की जो रैंक है वह है 135।
याद रखना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में दोस्तों जो भारत की रैंक है वह कितनी है, तो यह 135 है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भी भारत की जो रैंक है वह 135 रही थी। वहीं पे दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वह 150 रही थी। और कुछ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम दोस्तों बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की, तो इसमें भारत की जो रैंक है वह कौन सी रही थी, तो यह 85वीं रही थी। याद रखना दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो यह 85वीं थी। वहीं पे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत की रैंक है वह 2021 में दोस्तों 43वीं रही थी। याद रखना 43वीं किस इंडेक्स में रही थी, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। और एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो भारत की रैंक है वह कौन सी है, तो 136 है। याद रखना दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है, तो यह 136 है। यह सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसके महानिदेशक दोस्तों क्यू डोंग है। और इसी संस्था को दोस्तों नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। याद रखना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया था, तो वर्ष 2021 में। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 है इसका खिताब जीत लिया है हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों 8वें महिला एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार हमारे देश भारत ने यह जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट में खेला गया था, जिसमें दोस्तों विजयी हमारे देश भारत ने पाई है। तो याद रखना कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो मैं आपको बता दूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह जय शाह है। एसीसी के अगर पूर्ण सदस्य देश की बात करें तो यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात है। तो यह देश है दोस्तों जो एसीसी के पूर्ण सदस्य है। याद रखना एसीसी के जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो यह जय शाह है।